हेलो जुडिशियल एस्पायरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के समक्ष एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 10 मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए, खासकर बिहार, यूपी, जहां एसआरए मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उत्तराखंड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एसआरए के अंतर्गत आएंगे और आप इसको पढ़ के जाएंगे अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीटेड होते रहते हैं एक एग्जाम दूसरे एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें जो क्वेश्चन है पहला कि विधि में कब्जा 9 अंक है, यह नियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कहां तक सम्मिलित किया गया है। पहला, अब यह इंपॉर्टेंट यानी कह रहा है कि कब्जा विधि का 9 अंक है, 9 अंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह 9 अंक गणित में सबसे बड़ा होता है 9, उसी तरह से कब्जा लॉ के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी है, जैसा कि आप जानते हैं जुरिस्प्रूडेंस का यह नियम है कि कब्जा विधि का 9 अंक है। तो इसी को आप संदर्भ में रखते हुए यह लिखेंगे कि कब्जा, इसको स्पष्ट करेंगे कि कब्जा विधि का 9 अंक है, इसका मतलब क्या है और यह नियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कहां तक सम्मिलित किया गया है। तो यह आप जो सिद्धांत है इसको एसआरए की धारा 5, 6, 7 और 8 में बताया गया है। जैसे कि 5 और 6 में अगर वह संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अस्थावर संपत्ति है, और अस्थावर संपत्ति में से किसी को बेकब्जा कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है बिना विधिक प्राधिकार के, तो उसका उपचार क्या होगा, तो धारा 5 और 6 बताती है। और अगर वह प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है, कब्जे से बेदखल किया जा रहा है, उसके संबंध में सेक्शन 7 और 8 बताता है। अचल, अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, चल प्रॉपर्टी है, तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए धारा 5 और धारा 6, 7 और 8 का उल्लेख करेंगे। धारा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 6 के आवश्यक तत्व लिखेंगे। धारा 6 में बताएंगे कि जो बेदखल कर रहा है वह बेदखली से कितने दिन के अंदर जो बेदखल व्यक्ति है वह बाद लाएगा। तो इसमें कहा कि 6 महीने के अंदर उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 महीने के अंदर कब्जा के प्रत्युत्थान के लिए बाद ला सकता है। यानी धारा 5, 6, 8 और 7 यह आपके कब्जे को प्रोटेक्ट करता है, स्वामित्व की बात नहीं करता है। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे इन सेक्शन का रेफरेंस देकर। अगला जो क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में ऐसे उपचारों को प्रदान करने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं। अब आप इसमें जैसा कि जान रहे हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्पेसिफिक और रिलीफ। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, रिलीफ का मतलब क्या है, इसको आप बताओगे और जो जूरिस हेंसबरी ने जो परिभाषा दिया है उसका उल्लेख करोगे। और उसके बाद चूंकि ये पूछ रहा है कि इस शब्द से आप क्या समझते हैं, तो पहले इस शब्द का अर्थ बताना आवश्यक है कि विनिर्दिष्ट मतलब और अनुतोष का मतलब क्या है। यहां अनुतोष का मतलब उस एक्ट से है, उस कार्य से है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ है, विनिर्दिष्ट अनुतोष है, तो वही कार्य, जिस कार्य के लिए हम कोई संविदा कर रहे हैं, हमें वही कार्य करना होता है। इसके लिए किसी कंपनसेशन में कंपनसेशन उसकी अनुतोष नहीं माना जाता है, यानी कंपनसेशन उसमें नहीं होता है। तो ये, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन दिया जा सकता है धारा 73 और 74 में, आप जैसा कि जान रहे हो। लेकिन एसआरए के तहत वह कार्य ही करना होता है जिसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस शब्द को आप बताओगे और वह बताओगे कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कौन कौन से उपचार हैं। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में उपचार दिए गए हैं, जैसे धारा 5, 6, 7, 8 में आप केवल उन उपचारों का वर्णन कर दोगे जो अगर आपको कब्जे से बेदखल किया जा रहा है तो कब्जे को प्रत्युत्थान करने के लिए आप कर सकते हैं। अगला बताया कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कर सकते हैं, धारा 9 के तहत, धारा 10 के तहत संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। दूसरा कह रहा है
कि आप उस संविदा को विखंडित कर सकते हैं, यह भी अनुतोष है कि संविदा को विखंडित किया जा सकता है। अगला यह कहा कि जो लिखतों का निरसन होता है, लिखत संशोधन कर दिए जा सकते हैं या घोषणात्मक वाद लाया जाता है धारा 34 और 35 में, इस तरह के आप। और दूसरा कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इंजेक्शन ला सकते हैं, निवारण अनुतोष के लिए आवेदन कर सकते हैं एसआरए के थ्रू। तो ये सब क्या है, रिलीफ है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के। इन रिलीफों के बारे में आप लिखोगे, यानी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त किया जा सकता है, संपत्ति का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, लिखतों का परिशुद्ध कराया जा सकता है, विलेखों का परिशुद्ध कराया जा सकता है, संविदा का विखंडन किया जा सकता है धारा 27 से 30 तक, और फिर कहा कि घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। ये सब रिलीफ दिए गए हैं निवारक अनुतोष के लिए। तो उनको आप संक्षिप्त में लिखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगला जो क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में किन संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन परिवर्तनीय है? तो आप जानते हैं कि 2018 में संशोधन हो गया। पहले धारा 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो कहता था कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना न्यायालय के विवेक पर है, लेकिन अब संशोधन के बाद धारा 10 में कहा गया कि केवल धारा 11, 14 और 16 को छोड़कर बाकी संविदाओं का क्या होगा, विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। तो धारा 10 का इसमें उल्लेख करोगे और इसके साथ ही साथ आप यह भी बताओगे कि धारा 10 के अंतर्गत उन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा जो धारा 14 में, 11 में और धारा 16 के अंतर्गत आते हैं। उन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा, बाकी सारी संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन किया जाएगा। यह जो है धारा, जो इसका तीसरा प्रश्न है, यह बताता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में कौन सी संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाता? तो कौन सी संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा? यह अभी जैसे किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा, तो धारा 10, और किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा, तो कहा कि इसके लिए आप धारा 11, 14, 16 में दिए गए जो प्रावधान है, दिए गए उसके शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों के अंतर्गत अगर संविदा आती है तो उनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा, बाकी सारी संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। तो इसको आप देख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यह 2018 में संशोधन करके किया गया कि वैसे धारा 14 में सारी संविदाओं का, धारा 14 के अंतर्गत जो थी उनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता था, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि सारी संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा, लेकिन जो धारा 11, 14, 16 के अंतर्गत नहीं आती, 16 के सब क्लास 2 के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये जो आप बताओगे। अगला ये कहा कि संविदा के विखंडन से आप क्या समझते हैं, किन संविदाओं का विखंडन किया जा सकता है? अब आप बताओगे कि संविदा के विखंडन से आप क्या समझते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो है धारा 27 से, एसआरए की धारा 27 से 30 तक में बताया गया है कि किन संविदाओं का विखंडन किया जा सकता है। तो धारा 27 रेफर करती है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 19 में, कहती है कि वे संविदाएं जिनका जो शून्यकरणीय है, जो संविदाएं शून्यकरणीय है उनका शून्य कराया जा सकता है, तो वे संविदाएं क्या होंगी, विखंडन हो जाएंगे। और किन परिस्थितियों में संविदा का विखंडन किया जाएगा, तो धारा 27 से 30 तक में जो परिस्थितियां दी गई हैं उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जिसमें इस संविदा को विखंडित किया जा सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि संविदाओं के विखंडन से आप क्या समझते हैं, किन संविदाओं के विखंडन किया जा सकता है, यह बताओगे। अगला जो सेक्शन है, इसका जो अगला क्वेश्चन कि घोषणात्मक डिक्री से आप क्या समझते हैं या घोषणात्मक आज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित विधि का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है बिहार में, यूपी में कि डिक्लेरेशन सूट क्या होती है। तो धारा 34 आप इसमें बताओगे कि घोषणात्मक डिक्री से आप क्या समझते हैं, घोषणात्मक डिक्री है क्या, घोषणात्मक वाद किसे कहोगे। तो घोषणात्मक वाद, जैसा कि आप जानते हो कि घोषणात्मक वाद का मतलब कि अगर कोई ऐसा विवाद जिसमें अन्य अनुतोष
की मांग न की जा रही हो, केवल यह डिक्लेरेशन करना कि उस पर मेरा अधिकार है, आप धारा 34 के अंतर्गत उस पर बाद ला सकते हो। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि अनुतोष की मांग भी की जाए। उसके अलावा घोषणात्मक बाद के अलावा घोषणात्मक के लिए क्या होता है, न्यायालय सिर्फ यह घोषणा कर देता है कि यह व्यक्ति उसका हकदार है। आप इसका उल्लेख करोगे कि घोषणात्मक बाद होता क्या है। तो घोषणात्मक बाद यानी घोषणात्मक डिग्री ऐसी डिग्री होती है जिसके अंतर्गत न तो प्रतिकर देय होता है और न ही उसके लिए निष्पादन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी डिग्री है जो मात्र अधिकारों और हैसियत की घोषणा की जाती है और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता है घोषणात्मक डिग्री में। और यह धारा 34 में बताया गया है कि, और धारा 35 में इसका प्रभाव बताया गया है कि अगर कोर्ट घोषणात्मक डिग्री पारित कर दे तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो यह धारा 35 में। और एक तरह से पूछा जाता है परिणामिक अनुतोष, तो धारा 34 का जो परंतुक है, प्रोविजो है, वह परिणामिक अनुतोष की बात करता है। परिणामिक अनुतोष कहा कि अगर आप घोषणात्मक जो प्रश्न है डिग्री, इसके अतिरिक्त कोई अन्य अनुतोष पाने के हकदार थे और आपने उसकी मांग नहीं की, तो फिर आपको इस जो है घोषणात्मक डिग्री नहीं पास की जाएगी। क्यों? क्योंकि कहा कि आप धारा 34 को देखो तो धारा 34 एक इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिश लिटियम, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत हो, यह नियम है, विधिशास्त्र का नियम है कि मुकदमेबाजी से बचा जाए। अगर जो वादी है वह घोषणात्मक डिग्री के अलावा अन्य अनुतोष का भी वो हकदार है, लेकिन वह हैसियत के लिए बाद लाता है, किसी अन्य अनुतोष के लिए बाद नहीं लाता जो परिणामिक अनुतोष कहलाएगा, इसके अतिरिक्त, तो न्यायालय वहां घोषणात्मक डिग्री पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फिर आप उसी मुद्दे को लेकर जो आप ला सकते थे आप दोबारा सूट लाएंगे। तो इस सूट को, बाद बहुलता को रोकने के लिए परिणामिक अनुतोष जहां आप मांग सकते थे आपने नहीं मांगा, तो वहां घोषणात्मक डिग्री नहीं मिलेगी। और आप घोषणात्मक डिग्री और परिणामिक डिग्री में, परिणामिक अनुतोष में आप डिफरेंस भी बताओगे, अगर पूछेगा तो आप डिफरेंस भी बताओगे। धारा 35 में इसका उल्लेख किया गया है और 35 में उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि यह केवल बाद के पक्षकारों को और उससे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। दूसरा यह कहा कि व्यादेश की परिभाषा कीजिए तथा वर्गीकरण कीजिए और समादेशात्मक और निषेधात्मक व्यादेश में अंतर बताइए। अब व्यादेश से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यादेश से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए धारा 36 बताना है और धारा 39 बताना है। धारा 36 में व्यादेश को बताया गया कि व्यादेश का मतलब क्या होता है। वास्तव में जो व्यादेश है वह क्या है कि व्यादेश न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जिसके माध्यम से किसी कार्य को करने या न करने का आदेश दिया जाता है। और इसमें आप अन्य जो जूरिस क्या है, जो डिक्शनरी है, लॉ की डिक्शनरी है, उसमें जो इंजेक्शन को परिभाषा दिया गया वो लिखोगे। न्यायालय ने जो परिभाषा दिया इस व्यादेश का वह लिखोगे, इंजेक्शन से न्यायालय ने क्या अभिप्राय निकाला। और जो जूरिस ने, जो हाल्सबरी ने परिभाषा दिया वो लिखोगे। तो ये सारी परिभाषाओं को आप लिखोगे जो बताता है कि व्यादेश क्या है। और उसके बाद बताया कि वर्गीकरण कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यादेश का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से, अवधि के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। जो अवधि है वह अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश में वर्गीकृत की जाती है, और प्रकृति के आधार पे यानी समादेशात्मक व्यादेश और निषेधात्मक व्यादेश जो धारा 39 में बताता है। अब ये आप बताओगे कि समादेशात्मक व्यादेश किसे कहेंगे धारा 39 के थ्रू, और फिर इन दोनों के बीच अंतर बताओगे। समादेशात्मक व्यादेश का मतलब कि न्यायालय आपसे कोई कार्य करने को कहता है, जबकि निषेधात्मक व्यादेश का मतलब न्यायालय कोई कार्य न करने के लिए आपसे आदेश देता है, तो वह निषेधात्मक व्यादेश है। इनमें दोनों का अंतर आप लिखोगे, तब यह क्वेश्चन आपका सही होगा। और इस फॉर्मेट में आप बताओगे, पहले व्यादेश की परिभाषा बताओगे, व्यादेश की परिभाषा जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बाद में जो परिभाषित किए गए, जूरिस ने जो परिभाषा दिया है इसका वो लिखोगे, धारा 36 का उल्लेख करोगे और उसके बाद वर्गीकृत करोगे, धारा 39 से तहत इसका अंतर स्थापित करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में जरूर इसको पढ़ के जाओगे क्योंकि यह निश्चित ही पूछा जाता है, यह क्रक्स है एसआरए का। दूसरा यह कहा अगला क्वेश्चन कि अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश में भेद बताइए और किन परिस्थितियों में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप व्यादेश के बारे में बताओगे, व्यादेश है क्या, और व्यादेश फिर जैसा कि हमने बताया एक चार्ट बना लोगे। व्यादेश दो प्रकार से बांटा जा सकता है, अवधि के आधार पे और प्रकृति के आधार पे। तो अवधि के आधार पर नहीं, अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश, जो धारा 37 का सब क्लास 1 और धारा 37 का सब क्लास 2 में बताया गया है, और धारा 38 में बताया गया है कि वह परिस्थितियां जिसमें शाश्वत व्यादेश या अस्थायी व्यादेश दी जाती है। तो अब ये फिर अस्थायी व्यादेश, अस्थायी व्यादेश को तो इसकी परिभाषा दी गई, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया बताई गई वो सीपीसी में बताई गई, और सीपीसी के ऑर्डर आदेश 39 में बताया गया। आर्डर और 39 नियम 1 और 2 में और 2A में बताया गया कि क्या होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिस पर गाइडलाइन दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अस्थायी व्यादेश कब जारी की जाएगी, किन परिस्थितियों में जारी की जाएगी। दूसरी चीज कि बताया, इस पे तीन सिद्धांत बताए गए। एक अपूर्णी क्षति, दूसरा कि अगर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, प्रथम दृष्टया की अस्थायी व्यादेश देना ही है, और कहा कि संतुलन बनाने के लिए, यानी तीन सिद्धांत है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा हो, अपूर्णी क्षति होगी अगर व्यादेश जारी नहीं किया गया, और संतुलन का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के लिए अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। अब अस्थायी व्यादेश की प्रक्रिया हमारी सीपीसी में दी गई है, न कि एसआरए में दी गई है। तो आप धारा आर्डर 39 रूल 1, 2 और 2A में उल्लंघन के बारे में बताया गया। अब इसमें अस्थायी व्यादेश को एसआरए में बताया गया कि अस्थायी व्यादेश क्या है। दूसरी चीज, इसकी प्रक्रिया 38 में बताई गई है कि किन परिस्थितियों में अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। तो आप इनको स्पष्ट करोगे और उसके बाद इनके भेद को बताओगे, और इनमें अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश में क्या अंतर है इसको आप उल्लेख करोगे, क्योंकि आपसे यह पूछा गया। तो इसमें अंतर के बारे में आप अंतर बता दोगे कि समय के आधार पर अंतर, प्रभाव के आधार पर अंतर, डिक्री और ऑर्डर में के संबंध में अंतर, उद्देश्य के संबंध में अंतर, उपचार के संबंध में, जैसे कि जो अस्थायी व्यादेश है यह कुछ समय के लिए होता है जब तक कि न्यायालय की अन्य आदेश ना आ जाए, जबकि अस्थायी व्यादेश न्यायालय के अंतिम डिक्री पर डिपेंड करता है। तो ये सब अंतर ऐसे करके समय के आधार पर, उसकी प्रक्रिया के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपचार के आधार पर, अधिनियम के संबंध में अंतर, ऐसे अंतर आप इसको स्पष्ट करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसआरए से संबंधित, कि व्यादेश से आप क्या समझते हैं, या यह पूछा जाता है कि अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करो। तो आप इन सेक्शन, इन ऑर्डर का उल्लेख करते हुए इनके अंतर बताओगे। अगला जो क्वेश्चन है यह बताया कि संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कौन करा सकता है और किसके विरुद्ध कराया जा सकता है। तो यह धारा 15 में दी गई है कि संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन किसके द्वारा कराया जाता है और किसके विरुद्ध कराया जा सकता है। धारा 15 का उल्लेख करोगे, उसमें बताया गया है कि बाद के पक्षकार हों और उनसे प्रभावित व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन जो व्यक्ति आते हैं इनके विरुद्ध संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जाएगा। तो धारा 15 में वो लिस्ट दी गई है किनके विरुद्ध संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है, किन पक्षकारों के विरुद्ध। तो वह इस सेक्शन का उल्लेख करते हुए इस प्रश्न का आप उत्तर दोगे। अगला क्वेश्चन कहता है आखिरी कि व्यादेश कब नामंजूर कर दिया जाता है, स्पष्ट करें। अब
जो व्यादेश धारा 36 में दिया गया है वह कब नामंजूर कर दिया जाएगा? तो इसकी जो परिस्थितियां दी गई हैं व्यादेश नामंजूर करने की, वह धारा 41 में दी गई है। जैसा कि आप जानते हो कि धारा 41 में वह कंडीशन बताया गया है कि जिस पर व्यादेश नामंजूर कर दिया जाता है, न्यायालय व्यादेश नहीं देता है। तो अब इसमें धारा 41 का उल्लेख करोगे कि वह परिस्थितियां बताओगे जिन परिस्थितियों से न्यायालय व्यादेश को क्या करेगा? इनकार कर देगा। अगर व्यादेश आप मांगना चाहते हैं तो न्यायालय व्यादेश नहीं देगा। जैसे कहा कुछ कि अगर न्यायिक कार्रवाइयों को करने के लिए या न्यायिक कार्रवाइयों में अवरोध डालने के लिए आप व्यादेश मांग रहे हैं तो आप इसका न्यायालय नामंजूर कर देगा। या किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, जिसमें व्यादेश की मांग की जा रही है, किसी कार्रवाई संस्थित करने से रोकने के लिए व्यादेश लाया जा रहा है तो उसमें न्यायालय व्यादेश को नामंजूर कर देगा। इसी तरह से किसी विधायी निकाय के लिए कि विधायिका यह अधिनियम बनाए या यह अधिनियम न बनाए, इसके लिए आप व्यादेश मांगना चाह रहे हैं, व्यादेश जारी कराना चाह रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि व्यादेश का मतलब क्या होता है? न्यायालय कोई कार्य करने या न करने का आदेश दे। तो आप धारा 41 में जो परिस्थितियां दी गई हैं उन परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए आप व्यादेश की मांग करेंगे तो वह व्यादेश न्यायालय नामंजूर कर देगा। तो आप धारा 41 में जो भी कंडीशन दिए गए हैं, ABCD करके F तक कंडीशन दिए गए हैं, G तक, तो उस कंडीशन का आप उल्लेख करोगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यादेश नहीं जारी की जा सकती हैं। तो यह SRA के कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके समक्ष लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां SRA मेंस के में आपके एक सिलेबस के रूप में है। तो आप केवल अगर इन्हीं क्वेश्चन को एक नोट्स बना लेंगे, इन्हीं सेक्शनों को रेफर करते हुए नोट्स बना लेंगे, तो आप SRA में आपके लिए यह सफिशिएंट होगा। और इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और SRA से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। धारा 12 से एक क्वेश्चन बनता है, धारा 12, बाकी कहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।